बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आप सभी को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, यानी जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होना है, उनके लिए आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। कंप्लीटली आज इस मॉडल पेपर के अंतर्गत हमने 100 MCQ प्रश्न चूज किए हैं, जो आप सबके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक रहेगा। जैसा कि दोस्तों ये दीनदयाल उपाध्याय DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और MGPR यूनिवर्सिटी कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आप सबसे यह निवेदन है कि वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी छात्र छात्राएं हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यह क्लास आपको NEP के अंतर्गत दी जा रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो NEP के अकॉर्डिंग आप सबका पाठ्यक्रम सेम है, और NEP के अकॉर्डिंग जो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में, वह है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। तो चलिए मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। ओके दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग क्या अलग करने के लिए किया जाता है? सरल मिश्रण, जटिल मिश्रण, संयन मिश्रण या फिर धातु? तो पहला क्वेश्चन से क्रोमेटोग्राफी से है, और क्रोमेटोग्राफी से यह पूछा गया है कि क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की क्या है, फिजिकल मेथड है, ठीक है, जिसका उपयोग इसमें से किसका अलग करने के लिए, क्या अलग करने के लिए किया जाता है? तो क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की भौतिक विधि है और इसका उपयोग जटिल मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि खा आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश में मैं आज आपको मॉडल पेपर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल कारण के कारण, ठीक है, वजह है जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो कल की क्लास में मैं आप लोग को इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि ये हिंदी में है, और जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वो हिंदी और इंग्लिश में मिलता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्राएं हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो थोड़ा सा आप सब कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। बाकी कल मैं आपको करा दूंगा, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी में कौन सा बल सम्मिलित होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, लंदन फोर्स जिसे कहते हैं दूसरा है, और विद्युत स्थितिक बल या उपरोक्त सभी? तो आपको बता दें क्रोमेटोग्राफी में ये सभी प्रकार के बल समाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं आल। ओके, तो यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों? घ नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत जब भी पूछा जाए कि कौन सा बल सम्मिलित है, तो इसमें हाइड्रोजन बल, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें पाया जाता है, इसमें लंदन फोर्स पाया जाता है, या लंदन फोर्स में आपका आ जाएगा वैन डर वाल्स फोर्स, और विद्युत स्टैटिक बल। ओके, तो यहाँ पर आपका डी नंबर प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर। बी ऑप्शन आपका है आयनिक पदार्थ की विद्युत शक्तिशीलता पर, और ग ऑप्शन दिया गया है अधिशोषण पर, और ऑप्शन घ दिया गया है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो आधारित है वह आधारित है इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर। किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर आधारित है। सो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विलायक निष्कर्षण का एक विश्लेषणात्मक टेक्निक क्या है? अलग करना, या फिर गुणात्मक, मात्रात्मक, या फिर पहचान? ओके, तो दोस्तों विलायक निष्कर्षण एक विश्लेषणात्मक तकनीक है जिसका प्रयोग अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, A नंबर प्रश्न यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि विलायक निष्कर्षण किस नियम द्वारा प्रभाषित होता है? बायल्स नियम द्वारा, या फिर ओस्टवाल्ड तनुकरण नियम के द्वारा, या फिर नरस्ट वितरण नियम, या फिर बियर्स नियम के द्वारा? तो दोस्तों जो विलायक निष्कर्षण का नियम है वह नरस्ट वितरण के नियम के द्वारा प्रभाषित होता है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली
पृथक्करण तकनीक नहीं है। इनमें से दी गई है झिल्ली दी गई है और इसी झिल्ली में आपको बताना है कि कौन सी झिल्ली जो है वह पृथक्करण विधि नहीं है, तकनीक नहीं है। पहला दिया गया अल्ट्रीफिकेशन फिल्ट्रेशन, दूसरा दिया गया है दोस्तों माइक्रोफिल्ट्रेशन, सी है रिवर्स ऑस्मोसिस और आपका ड दिया गया यानी कि घ नंबर दिया गया सॉल्वेंट एक्सटेंशन। तो इसमें से जो सॉल्वेंट एक्सटेंशन है दोस्तों यह पृथक्करण की विधि नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर घ आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की सर्कल क्रोमेटोग्राफी है या स्क्वायर क्रोमेटोग्राफी है या फिर ठोस क्रोमेटोग्राफी है या ऑप्शन घ कह रहा है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है। तो ठोस प्रावस्था या ठोस स्थिर प्रावस्था के साथ जो क्रोमेटोग्राफी है वह अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है। क्या है? अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन घ यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न आपका है दोस्तों रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था बन जाता है, नॉन पोलर बन जाता है या स्थिर प्रावस्था या फिर का व खा दोनों यानी कि ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि रिवर्स क्रोमेटोग्राफी में जो स्थिर प्रावस्था होता है वह नॉन पोलर होता है। क्या होता है? नॉन पोलर होता है। ऑप्शन नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनमें के का मान कम होता है उसमें सामान्यता होती है। जिसमें के का मान कम होता है उसमें जो सामान्यता होती है वो क्या होती है? गतिमान प्रावस्था होती है, स्थिर प्रावस्था होती है या फिर कोई प्रावस्था नहीं होती है या फिर विलयन होता है यानी सॉल्यूशन होता है। तो जिसमें के का मान कम होता है उसमें जो समानता होती है वो स्थिर प्रावस्था की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि किस तकनीक को कलर लेखन भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर कलर लेखन की तकनीक को आपको पहचानना है NMR। ऑप्शन बी दिया गया मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर ऑप्शन सी है क्रोमेटोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से पूछा गया है कि किस तकनीक को कलर लेखन भी कहा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक को क्या कहा जाता है? इसको कलर लेखन की श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है थिन परत क्रोमेटोग्राफी इनमें से कौन सी है? थिन परत क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन आपका दिया गया है का कि विभाजन क्रोमेटोग्राफी, आपका ख आंसर है कि आयनिक पदार्थ की विद्युत घुलनशीलता, ऑप्शन घ है अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी और घ दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों थिन परत जो क्रोमेटोग्राफी है वह एक प्रकार की अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी में स्थिर प्रावस्था को ठोस पर समर्पित किया जा सकता है, ठोस या सरल या फिर तरल या गैस के रूप में या फिर केवल ठोस या फिर केवल तरल के रूप में। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिए कि क्रोमेटोग्राफी में पूछा गया स्थिर प्रावस्था को ठोस पर समर्पित किया जा सकता है। तो इसे ठोस या तरल दोनों के रूप में यानी कि समर्पित किया जा सकता है, दोनों के रूप में। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर का हो जाएगा, का वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है एल्यूएंट क्या है? एल्यूएंट क्या है? यह एक प्रकार का तरल विलयन है या फिर ऑप्शन बी है कि यह एक तरल विलयन है जो कि सफाई में प्रयोग किया जाता है या ऑप्शन नंबर ग यह कह रहा है कि यह एक स्थैतिक प्रावस्था है और डा दिया गया है यानी कि घ नंबर यानी डी नंबर ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो एल्यूएंट है, ठीक है, यह एक प्रकार का स्थैतिक प्रावस्था है। क्या है? एक प्रकार का स्थैतिक प्रावस्था है। ऑप्शन नंबर ग यहाँ पर गा सही हो जाएगा यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, अगला प्रश्न यह है कि क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल प्रावस्था निम्नलिखित में से उपयोग किया जा सकता है, ठोस या तरल
या फिर तरल या गैस के रूप में, या फिर केवल गैस के रूप में, या फिर केवल तरल के रूप में। तो दोस्तों क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल प्रावस्था का जो उपयोग किया जाता है इसमें से निम्नलिखित में से वह तरल या गैस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? तरल या गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाए आपका, यानी कि खा नंबर आंसर यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? पहला ऑप्शन है कि घुलनशीलता, सांद्रता या क्षालन क्षमता को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, या फिर ऑप्शन खा है कि विलयन की सांद्रता या क्षालन समय को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, या का व खा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन जो सही आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की घुलनशीलता की सांद्रता या क्षालन से संबंधित है और विलय की सांद्रता से शामिल है, मतलब संबंधित है। तो ऑप्शन गा यहाँ पर सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैरियर गैस के रूप में किया जाता है? कैरियर गैस के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? CO2 या फिर ऑक्सीजन का, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर मीथेन का, या फिर हीलियम का। तो दोस्तों यहाँ पर हीलियम जो है इसका प्रयोग एक प्रकार कैरियर गैस के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर गा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है? तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो आधारित है दोस्तों वो किस पर आधारित है? आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है? यह आंसर आप सबसे मेरा यही प्रयास है कि जितने भी छात्र छात्रा देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी किस पर आधारित है? यह इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर आधारित है, या फिर आयनिक पदार्थों की विद्युत गतिशीलता पर आधारित है, या फिर विभाजन क्रोमेटोग्राफी पर, या फिर अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। तो दोस्तों आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो आधारित है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण पर आधारित है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है जो कि पूछा गया है कि रमन प्रभाव में बिखरना शामिल है। जो रमन प्रभाव में बिखरना शामिल है वो किस में शामिल है? फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन का। तो दोस्तों जो रमन प्रभाव में बिखरना शामिल है वह फोटॉन शामिल है। फोटॉन जो है वह रमन प्रभाव में बिखरना के रूप में इसके शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रमन प्रकीर्णन का प्रकार है? रेले, स्टोक्स, एंटी स्टोक, या फिर कॉम्पटन। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इनमें से रमन प्राकीर्णन का प्रकार है। तो इसमें से जो रमन प्राकीर्णन का जो प्रकार है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, कॉम्पटन। कॉम्पटन जो है यह एक प्रकार का रमन प्राकीर्णन का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन स्पेक्ट्रम आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र से उत्पन्न किया जा सकता है या उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन का कि रमन स्पेक्ट्रम आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में रिकॉर्ड किया जाता है? इंफ्रारेड में, या फिर पराबैंगनी में, या फिर दृश्य, या फिर एक्सरे पर। चलिए आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि रमन स्पेक्ट्रम आमतौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर किस क्षेत्र में रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी का मौलिक नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी का मौलिक नियम है? वियर का नियम, लैम्बर्ट का वियर कानून, या किरचॉफ का नियम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वह है किरचॉफ का नियम। इनमें से जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मौलिक नियम है वह किरचॉफ का नियम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिशोषण तरंग दैर्ध्य में छोटे तरंग दैर्ध्य की ओर बदलाव के लिए जो प्रयुक्त शब्द क्या है? वह हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, या बाथोक्रोमिक शिफ्ट है, या फिर आइसोक्रोमिक शिफ्ट है? ठीक है,
तो दोस्तों अवशोषण तरंग दैर्ध्य में जो छोटे तरंग दैर्ध्य की ओर बदलाव के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द जो है वह हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। इसको हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चयन नियम नहीं है, कौन सा चयन नियम नहीं है। तो पहला है डेल एस इक्वल टू 0, ऑप्शन बी आपका दिया गया डेल जे इक्वल टू ±1 और ऑप्शन सी दिया गया डेल एल इक्वल टू ±1। तो इनमें से जो चयन का नियम नहीं है दोस्तों वह है डी एस इक्वल टू 0, यह चयन का नियम नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यह है कि वुडवर्ड फिशर नियम क्या है, जो वुडवर्ड फिशर रूल है यह क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि यह अल्केन्स के लिए लैम्डा मैक्स की, यानी कि यह एल्केन्स के लिए लैम्डा मैक्स की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला नियम है। दूसरा यह है कि यह एक ऐसा नियम है जिसका उपयोग संयुग्मित डायनों के लैम्डा मैक्स की गणना के लिए किया जाता है। और ऑप्शन सी है कि यह एल्काइन के लिए लैम्डा मैक्स की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला नियम है। तो दोस्तों आपको बता दें वुडवर्ड फिशर रूल एक प्रकार का ऐसा नियम है जिसका उपयोग संयुग्मित डायनिकों के लैम्डा मैक्स की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा, क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा और अवशोषित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या संबंध है। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और अवशोषित प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है इन दोनों के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वह सीधे अनुपातिक है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है या फिर कोई रिलेशन नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की ऊर्जा और अवशोषित प्रकाश की तरंग के बीच में जो संबंध है वह व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर है। इनमें से कौन सा क्रोमोफोर है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बेंजीन। तो इनमें से जो क्रोमोफोर है दोस्तों वह बेंजीन। बेंजीन क्या है, क्रोमोफोर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवशोषण तरंग दैर्ध्य में लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर बदलाव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला दिया गया है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, बी है आपका बाथोक्रोमिक बदलाव, ऑप्शन सी है आइसोक्रोमिक शिफ्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वह है आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वह अवशोषण तरंग दैर्ध्य की लंबी तरंग दैर्ध्य की बदलाव के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक ऑक्सोक्रोम है। इनमें से कौन सा एक ऑक्सोक्रोम है। पहला ऑप्शन दिया गया है OH-, दूसरा दिया गया है H और तीसरा दिया गया है CH3। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक ऑक्सोक्रोम है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि ऑक्सोक्रोम इनमें से कौन सा है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एक ऑक्सोक्रोम, इनमें से कौन सा एक ऑक्सोक्रोम है। तो यहाँ पर जो OH- है यह एक प्रकार का ऑक्सोक्रोम की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर पूछा गया था अवशोषण तरंग दैर्ध्य की लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर बदलाव के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द का बाथोक्रोमिक बदलाव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा। ओके, बी आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए पांचवा प्रश्न आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवशोषण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या कहलाती है। जो अवशोषण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य है वह क्या कहलाती है। आइसोबैस्टिक बिंदु कहलाती है, बाथोक्रोमिक बदलाव कहलाती है या फिर अधिकतम कहलाती है। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, अवशोषण की जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य है वह बाथोक्रोमिक बदलाव कहलाती है, माफ करिएगा अधिकतम कहलाती है, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कहलाती है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए
इल्यूमिनेशन का प्रस्ताव किसने दिया था? मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए इल्यूमिनेशन का प्रस्ताव इनमें से किसने प्रकट किया था या किसने व्यक्त किया था? पहला दिया गया है डम्पस्टर, दूसरा है लॉरेंस, सी दिया गया आपका वाल्टर कैपमैन और एस्टन ने। तो दोस्तों मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए जो इल्यूमिनेशन का प्रस्ताव रखा गया था वो रखा गया था किसके द्वारा दिया गया था? वो डम्पस्टर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डम्पस्टर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका क्या कह रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किस अनुपात को मापा जाता है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा किस अनुपात को मापा जाता है? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा दोस्तों जो मापा जाता है वो m/e मापा जाता है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न यह है कि मास स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी चोटी क्या है? यानी कि मास स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी पीक क्या है? मास स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी पीक पूछी गई है। पहला है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है फ्रैगमेंट पीक, ऑप्शन बी आपका दिया गया है आणविक शिखर, सी दिया गया है नकारात्मक आयन शिखर और डी दिया गया है बेस पीक। तो मास स्पेक्ट्रम की जो सबसे बड़ी पीक है दोस्तों वो बेस पीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की सर्वाधिक द्रव्यमान संख्या का शिखर, सर्वाधिक द्रव्यमान संख्या का शिखर कौन सा शिखर है? बेस पीक है या फिर आणविक शिखर पीस है या फिर धात्विक आयन शिखर है या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो सही आंसर होगा वो आणविक शिखर होगा, क्योंकि सर्वाधिक द्रव्यमान संख्या का जो शिखर पूछा गया है वह आणविक शिखर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों जो कि पूछा गया है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री की आणविक संरचना के बारे में जानकारी देता है। कार्बनिक यौगिक के बारे में देता जानकारी या फिर अकार्बनिक यौगिक के या ए व बी दोनों के या इनमें से कोई नहीं? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जो आणविक संरचना है वो किसके बारे में जानकारी देता है? वह जो जानकारी देता है दोस्तों वह ए व बी दोनों के बारे में देता है, यानी कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कार्बनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के बारे में देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में त्वरित किए जाने पर अनुपात के आधार पर आयनों का जो पृथक्करण है वह है क्या है? मास चार्ज और मास और चार्ज या फिर चार्ज और चार्ज? तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र में त्वरित किए जाने पर जो अनुपात के आधार पर आयनों का जो पृथक्करण किया गया है वह मास और चार्ज के आधार पर किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी द्विपरमाणुक अणु का जड़ आघूर्ण कितना होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। किसी द्विपरमाणुक अणु का जड़ आघूर्ण कितना होता है? ऑप्शन ए है I = M1N1 + M2R2, बी ऑप्शन दिया गया I = M1R2 + M2R1, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों I1 = M1R1² + M2R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि किसी द्विपरमाणुक अणु का जो जड़ आघूर्ण होता है वो होता है I = M1R1 का स्क्वायर प्लस M2R2 का स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि एक द्विपरमाणुक दृढ़ अणु के लिए घूर्णन संक्रमण के लिए चयन नियम इनमें से कौन सा है? तो एक द्विपरमाणुक दृढ़ अणु के लिए घूर्णन संक्रमण का जो चयन नियम है दोस्तों वह है ΔJ = ±1। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णी ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता होती है। जो घूर्णी ऊर्जा है उनके स्तर की जो अपभ्रष्टता होती है यानी कि डीजेनरेसी जो होती है वो क्या होती है? तो जो इसकी डीजेनरेसी जो होती है दोस्तों वो होती है 2J + 1 होती है। क्या होती है? 2J
G+1 होती है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी घूर्णी ऊर्जा स्तर की अपभ्रष्टता के बारे में जब पूछा जाए तो उसका जो डी जनरेशी है वो आएगा 2J+1। ओके, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा विशुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम नहीं देता है? विशुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम नहीं देता है। ऑप्शन है H2O, बी आपका है कार्बन डाइऑक्साइड HCl N2O। तो इनमें से दोस्तों विशुद्ध घूर्णी स्पेक्ट्रम जो नहीं देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम देता है? यहाँ पर नहीं देता और यहाँ पर कौन सा विशुद्ध घूर्णन देता है? तो यहाँ पर दोस्तों कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर CO जो है, ओके, यहाँ पर CO ये विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नहीं देता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में प्रत्येक जो घूर्णीय रेखा के बीच की दूरी है वह कितनी होती है? तो इसमें जो घूर्णीय रेखा की दूरी है दोस्तों वो होती है 2b। कितना होती है? 2b होती है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी भी घूर्णीय स्पेक्ट्रम में प्रत्येक घूर्णीय रेखा के बीच की जो दूरी है वो 2b होती है। यह आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, निम्न में से विद्युत चुंबकीय विकिरण में से, ठीक है, निम्न विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम है? आर किरणें की, या फिर पराबैंगनी किरणें, या रेडियो तरंगे, या फिर एक्स किरणें? तो इनमें से विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से जो तरंग दैर्ध्य अधिकतम है दोस्तों वो है रेडियो तरंगों की। इसकी रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिकतम होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माइक्रोन म्यू, माइक्रोन जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और मिली माइक्रोन जिसे एम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इस शब्द के लिए ये जो शब्द दिए गए हैं वो किसके यानी किस देश से लिए गए? यूनानी भाषा से दिए गए हैं, या फिर जर्मन भाषा से, या भारत से, या फिर फ्रेंच से, ठीक है। तो माइक्रोन जिसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मिली माइक्रोन है जिसे एम म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, यह जो शब्द लिया गया है वो यूनान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूनान से लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तरंग संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? चलिए सभी लोग बताएंगे जो तरंग संख्या है वह किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सेकंड इनवर्स, या फिर सेकंड मीटर इनवर्स, या फिर सेकंड मीटर -2 का स्क्वायर, या फिर दिया गया है सेकंड मीटर -2 सेकंड, ठीक है। तो चलिए बताइए कि सेकंड तरंग संख्या किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो तरंग संख्या जो प्रदर्शित की जाती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेमी पावर -2। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है, तरंग संख्या को परिभाषित किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि 1/, तरंग दैर्ध्य के रूप में, या तरंग दैर्ध्य के समान, या तरंग दैर्ध्य इंटू प्रकाश के वेग के रूप में, या फिर तरंग दैर्ध्य के रूप में। तो तरंग संख्या को 1/, तरंग दैर्ध्य पर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में सेकेंड मीटर इनवर्स किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक जो है ये तरंग संख्या का है, ठीक है। यहाँ पर तरंग संख्या का यह प्रतीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यदि किसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य 2.5 माइक्रोन है तो उसकी संगत तरंग संख्या जो समतुल्य है वह क्या होगी? तो ये दोस्तों न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसको मैं लास्ट में आपको सॉल्व करा दूंगा, भेज दूंगा आप सबके पास। अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकिरण अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला है? अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण इनमें से कौन सा है? तो अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला जो विकिरण है दोस्तों वो है आर किरणें, ठीक है। यहाँ पर एक्सरे किरणें हैं, IR किरणें हैं, UV किरणें और एक्स किरणें या फिर आर किरणें।
तो इनमें से जो अल्पतम तरंग दैर्ध्य वाला है वह है आर किरणें। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, लैम्डा इक्वल टू दिया गया है कि 7600 एंगस्ट्राम यानी 7600 एंगस्ट्राम के साथ जुड़ी ऊर्जा कितनी होगी। लैम्डा इक्वल टू 7600 एंगस्ट्राम दिया गया है, इसके साथ जो जुड़ी ऊर्जा होगी टोटल वह कितनी होगी। तो इसके साथ जो जुड़ी ऊर्जा होगी दोस्तों वो होगी 1.58 इंटू 10⁻² kg अपॉन मोल। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य परस्पर किस प्रकार से संबंधित हैं। जो आवृत्ति है और तरंग दैर्ध्य ये परस्पर दोनों किस प्रकार से संबंधित हैं। ये डेल्टा इक्वल टू सी वी के संबंधित है, या फिर डेल्टा इक्वल टू सी वी बार, या फिर दिया गया है बी इक्वल टू एन डेल्टा, या फिर डी दिया गया है कि डेल्टा इक्वल टू एच बी। तो आवृत्ति तथा जो तरंग दैर्ध्य हैं वह सम्मिलित किसके रूप में है, वो डेल्टा इक्वल टू सी बी बार। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है, एक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा है वह क्या होती है। तो एक अणु की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो घूर्णी ऊर्जा होती है, कंपनिक ऊर्जा होती है और स्थानांतरित ऊर्जा होती है, यानी कि ये सभी प्रकार की ऊर्जा एक प्रकार की अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी आपके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम क्या है। विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है एक्स किरणें लेस देन दृश्य किरणें, या फिर अवरक्त किरणें, या फिर रेडियो वेव। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आएगा रेडियो वेव, उसके बाद में आएगा अवरक्त, फिर आएगा दृश्य और फिर आएगा एक्सरे किरण। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि द्रव तरंग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। द्रव तरंग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने, या फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या फिर लुईस डी ब्रॉगली ने। तो द्रव तरंगों का जो विचार सर्वप्रथम दिया था वो लुईस डी ब्रॉगली ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार कण में है केवल लहर जैसी विशेषताएं हैं, या फिर केवल कण जैसे गुण हैं, या सी है वेव लाइक एज ए वेव एंड पार्टिकल दोनों की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो डी ब्रॉगली की जो परिकल्पना है, डी ब्रॉगली की परिकल्पना के अनुसार जो कण में है वह क्या है। ये जो डी ब्रॉगली परिकल्पना के अनुसार जो कण है वो बिहेव जो करता है वो लाइक वेव की तरह और पार्टिकल दोनों की तरह यहाँ पर बिहेव करता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सूत्र क्या है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सूत्र तो ये होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डी ब्रॉगली का वेवलेंथ पूछा जाएगा, फॉर्मूला पूछा जाता रहता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा इसको तो सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के कणों में उच्चतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन, या सभी कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान होती है। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे उच्चतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य होता है वो न्यूट्रॉन्स में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है। हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वह क्या बताता है। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वह यह बताता है कि एक ही समय में किसी कण की स्थिति और संवेग को जानना असंभव है। यही बताता है आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पावली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। पावली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है। तो पावली का जो अपवर्जन सिद्धांत है वह यह है कि एक समय में केवल एक इलेक्ट्रॉन या एक कक्षा पर कब्जा कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को उसी कक्ष में
किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन करना होगा या होना चाहिए। ठीक है, यह कहता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत या अपवर्जन नियम कहता है। ओके, पाउली का अपवर्जन नियम बताता है कि एक ही टाइम में केवल एक इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल पर कब्जा यानी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वह केवल एक ही जो ऑर्बिटल है उस पर आप स्थिर होगा, यानी कि उस पर कब्जा कर सकेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को उसी कक्षा में यानी उसी ऑर्बिटल में किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के विपरीत स्पिन करना होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यही आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड का नियम क्या है। तो हुंड का नियम क्या बताता है, चलिए सभी लोग बताएंगे। हुंड का नियम एक्चुअली में जो हुंड का नियम है वो क्या बताता है, सभी लोग आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग के द्वारा आना चाहिए। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पूछा गया था, तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है, हुंड का नियम। हुंड का नियम क्या है, तो हुंड का जो नियम है दोस्तों वो क्या बताता है, सभी लोग आंसर करिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हुंड का नियम क्या कहता है, पहला ऑप्शन दिया गया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ती ऊर्जा के क्रम में ऑर्बिटल में भरते हैं, यह कहता है, या फिर है इलेक्ट्रॉन बढ़ते आकार के क्रम में ऑर्बिटल्स में भरते हैं, ये ऑप्शन सी है। युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के साथ ऑर्बिटल में भर जाते हैं, यह ऑप्शन डी है। आकार की जटिलता को बढ़ाने के क्रम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। तो हुंड का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। तो दोस्तों हुंड का जो नियम कहता है वो यह बताता है कि युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन एक ही स्पिन के साथ ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यह हुंड का नियम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न क्या है कि एक एस स्लैबस में, एक 100 लेवल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल में। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एस कक्षक में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, यह पूछा गया है। एक एस सब लेवल है और जिसमें ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, तो इसमें जो ऑर्बिटल की संख्या होती है वह एक ही होती है। एस कक्षक में केवल एक ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक पी उप स्तर में कितने कक्षक हो सकते हैं, एक पी उप स्तर में कितने कक्षक हो सकते हैं। तो एक पी उप स्तर में जो कक्षक की संख्या होगी दोस्तों वह होगी 3। पी में कितने आते हैं, 3 कक्षक होते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 बॉक्स बनता है। एस में केवल 1 और डी में कितने बनते हैं, डी में 5। ओके, कितने होते हैं, 5 होते हैं। चलिए तो अगला है कि एक डी उप स्तर में कितने कक्षक होते हैं, 5, 7, 3 या फिर 1। तो इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। अगला प्रश्न है एक डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो एक डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तो जो संख्या यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 4 और यह 5, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वांटम यांत्रिकी में साई का क्या महत्व है। क्वांटम यांत्रिकी में साई का क्या महत्व है। तो साई दोस्तों, साई का जो महत्व है क्वांटम यांत्रिकी में, यह महत्व है कि यह अंतरिक्ष में किसी भी विशेष बिंदु पर एक कण को खोजने की संभावना व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम यांत्रिकी में साई स्क्वायर का क्या महत्व है। तो क्वांटम यांत्रिकी के में जो साई स्क्वायर का महत्व है दोस्तों यह है कि यह अंतरिक्ष में किसी विशेष बिंदु पर एक कण को खोजने की संभावना व्यक्त करता है या देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यह था कि प्रायिकता घनत्व फलन तरंग फलन से किस प्रकार से संबंधित है। तो प्रायिकता जो घनत्व फलन है वह तरंग फलन से जो संबंधित है वह यह है कि साई स्क्वायर इक्वल टू मॉड साई स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायिकता घनत्व फलन के आकार का क्या महत्व है। यह प्रणाली की ऊर्जा देता है,
कि यह तंत्र को गति प्रदान करता है, या कण को खोजने की संभावना का स्थानिक विवरण देता है, या फिर ऑप्शन डी है कि यह सात सिस्टम की स्थिति को गत करता है। तो प्रायिकता घनत्व फलन के आकार का जो महत्व है वो दोस्तों यह है कि यह कण को खोजने की संभावना को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में पेश किया गया नमूना किस रूप में होना चाहिए? ये ठोस रूप में होना चाहिए, या फिर तरल रूप में होना चाहिए, या गैस के रूप में होना चाहिए, या फिर वाष्प के रूप में होना चाहिए? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में जो पेश किया गया नमूना है वह किसके रूप में होना चाहिए? वाष्प के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री में प्रयुक्त विश्लेषक के जो प्रकार हैं वो कितने हैं? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो प्रयुक्त किए जाने वाले विश्लेषक हैं उनके जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि धनात्मक आयन का उनके द्रव्यमान के आधार पर मापन और व्याख्या क्या है? तो धनात्मक जो आयन हैं उनके द्रव्यमान के आधार पर मापन की जो व्याख्या है दोस्तों वह है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री यानी धनात्मक आयन को का उनके द्रव्यमान के आधार पर मापन और व्याख्या जो है वह मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो विभाजक हैं, कलेक्टर, आयन स्रोत। ठीक है, ये सभी एक प्रकार के महत्वपूर्ण घटक हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एमएस में M+29 चोटी यानी कि जो पीक दी गई है वो देखी जा सकती है रासायनिक आयनीकरण के द्वारा, ESI के द्वारा, या फिर FAB के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन आयनीकरण के द्वारा। तो दोस्तों MS में M+29 का जो पीक है वो देखा जा सकता है रासायनिक आयनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा, रासायनिक आयनीकरण आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में निम्नलिखित में से कौन सा कठोर आयन स्रोत है? इसमें से रासायनिक आयनीकरण, या फिर ESI, या फिर FD, या इलेक्ट्रॉन आयनीकरण? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनमें से जो कठोर आयन सोर्स है वह है इलेक्ट्रॉन आयनीकरण। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को स्थिर रखा जा सकता है निरंतर तरंग NMR के द्वारा, या फिर फ्यूरियर NMR ट्रांसफॉर्म के द्वारा, या इन दोनों के द्वारा, या फिर दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग को जो स्थिर रखा जा सकता है वो निरंतर तरंग यानी कि NMR के द्वारा रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, निरंतर तरंग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ओके, चलिए यानी स्पिन NMR कहा जाता है इसको। अगला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्थानिकों को पृथक करने की आधुनिक विधि इनमें से कौन सी है? लेजर पृथक्करण विधि, क्रोमेटोग्राफी, या आयनीकरण, या फिर एक्सरे? तो समस्थानिकों को जो पृथक करने की जो विधि है वह है दोस्तों लेजर पृथक्करण विधि। इसके द्वारा भी समस्थानिकों को अलग किया जा सकता है। जो आधुनिक विधि है वो लेजर पृथक्करण विधि आई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला प्रश्न है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर के एक त्वरित कक्षक में संभावित अंतर कितना है? तो इसमें जो संभावित अंतर है दोस्तों वो कितना आएगा? इसका जो संभावित अंतर है वो 500 से लेकर 2000 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में आधार शिखर क्या है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में आधार शिखर क्या है? तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में जो आधार शिखर है दोस्तों वह है उच्चतम द्रव्यमान शिखर। क्या है? उच्चतम द्रव्यमान शिखर है।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा दोस्तों, माफ करिएगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। दरबान स्पेक्ट्रम में जो आधार का शिखर है वह शिखर 100% सापेक्ष तीव्रता के आधार पर सेट होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मास स्पेक्ट्रम एक प्लॉट है। मास स्पेक्ट्रम एक प्रकार का प्लॉट है जो कि परसेंटेज सापेक्ष भयावहता बनाम का समय कंटेन करता है, या फिर परसेंटेज सापेक्षता तीव्रता बनाम m/z को कंटेन करता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका कि सापेक्षता बहुतायत बनाम समय, या ऑप्शन डी दिया गया परसेंटेज सापेक्ष तीव्रता बनाम m/z। तो मास स्पेक्ट्रम एक प्रकार का प्लॉट है जो कि परसेंटेज सापेक्ष तीव्रता बनाम m/z कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इसमें से सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मास स्पेक्ट्रोमेट्री की खोज किसने की थी? ऑप्शन है, आप पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रांसिस अस्टंगन ने, ऑप्शन बी है जे थॉमसन ने, या फिर ऑप्शन सी दिया गया है अर्नेस्ट ओ लॉरेंस ने, या फिर वाटर कैम्पफेन ने। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की जो खोज की गई थी वो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है इलेक्ट्रॉन का जोड़, इलेक्ट्रॉन का हटाना, या प्रोटॉन का जोड़ना, या फिर प्रोटॉन का हटाना। ठीक है, यानी कि घटाना या जोड़ना। तो इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। लगभग दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो आज के अंतर्गत हिंदी मीडियम में मैंने करा दिए हैं। कल का एक नया मॉडल पेपर आप सबको मिल जाएगा, और नया मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें आप सबको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। आपके ही जो पाठ्य पुस्तक हैं उनमें जो MCQ दिए हैं वही प्रश्न मैं कुछ सीरीज़ और कुछ नोट्स से इकट्ठा करके आप सबके लिए लाया था, जो कि आज यहाँ पर मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा छात्रों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।